तो बेटा आज हम लोग आगे का पढ़ते हैं। आगे का जो टॉपिक है, कल तक मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन और उससे रिलेटेड सारी न्यूमेरिकल एनालिसिस सब कुछ करा दिया था, ठीक है ना। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। क्या बेटा? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आज का टॉपिक है मेरा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कोई दिक्कत बेटा? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है ये समझने की कोशिश करेंगे। और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जनरली बोर्ड में ज़रूर पूछा जाता है कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, और आपका नीट जैसे एग्ज़ाम्स में, आईआईटी मेंस के एग्ज़ाम्स में भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भी रेट ऑफ रिएक्शन होगी, ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डिपेंड किस पे करती है? वो डिपेंड करती है रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन पे, ठीक है। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अगर वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करके किसी और कंडीशन पे डिपेंड करे, जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल से समझाऊंगा मैं, ठीक है। मैंने एग्जांपल लिया, जैसे आपने इथाइल एसीटेट लिया। इथाइल एसीटेट क्या लिया? इथाइल एसीटेट, ठीक है। इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला होता है C2H5 C"O2C2H5, ठीक है। ये बेटा इथाइल एसीटेट है, ठीक। अब जब मैंने इथाइल एसीटेट लिया, ठीक है, अब इस इथाइल एसीटेट में मैंने क्या किया? इसका हाइड्रोलिसिस कराया। क्या किया? हाइड्रोलिसिस कराया। जब बेटा मैं इसका हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो क्या होगा? हाइड्रोलिसिस का मतलब रिएक्शन विद वाटर, बताओ बेटा। तो जब मैंने इसका इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस कराया, ठीक है, किसी मीडियम में, तो इसने मुझको दे दिया C, ठीक है ना, C2H5 COOH प्लस C2H5OH, ठीक है। समझ में आया बेटा? अच्छा, इथाइल एसीटेट ये नहीं होता, CH3 होगा बेटा ये, ठीक है। CH3 COOH C2H5, ठीक है, ये इथाइल एसीटेट हो गया, ठीक है बेटा। CH3 होगा, ठीक है, ये CH3 हो गया। क्लियर? अब तो क्या हुआ, जब मैंने इस रिएक्शन को देखा, जब मैंने इस रिएक्शन को ऑब्जर्व किया, तो ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। क्या होती है? सेकंड ऑर्डर। तो दिस इज द काइंड ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन समझ में आ रहा है बेटा? अब ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब एक बार बताओ, सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इसके कंसंट्रेशन पे और इसके दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर? अब मुझे इसको सेकंड ऑर्डर ना बना के मुझे ये फर्स्ट ऑर्डर बनाना है। मुझे ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बनाना है, ठीक है। इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बनाना है, तो क्या कंडीशन होती है? रियल में क्या है? सेकंड ऑर्डर है। अगर मैं इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलूंगा तो ये सचमुच में सेकंड ऑर्डर है, और झूठ में ये क्या हो गई? फर्स्ट ऑर्डर हो गई। तो ये क्या हो गई? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। अब इसकी कंडीशन क्या होती है ये समझनी है हमको। तो इसी रिएक्शन को अगर मुझे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलना है तो उसकी कंडीशन ये होती है बेटा, ये जो H2O है, ये जो H2O मतलब जो वाटर जो है, इसको मैं एक्सेस क्वांटिटी में मान लूंगा। किस में मान लूंगा? एक्सेस क्वांटिटी में मान लूंगा। मतलब ये हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल जब रिएक्शन होना शुरू हुई बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा, जब रिएक्शन शुरू होना स्टार्ट हुई T बराबर 0 पे, तो लेट अस सपोज मान लीजिए मैंने इसके 0.1 मोल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए,
तो इसको अगर मुझे इसको सेकंड ऑर्डर रिएक्शन चाहिए तो इसको भी कितना चाहिए होगा, 0.1 मोल चाहिए होगा। अरे बताओ, शुरुआत में 0.1 मोल चाहिए होगा, ये 0 होगा, ठीक है ना, 0.1 मोल, समझ में आया। अगर मैं इसको 0.1 मोल लूंगा तो ये कौन सा होगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर मैं इसी को क्या कर दूंगा, एक्सिस क्वांटिटी में कर दूंगा, कि जिससे कि इसका जो कंसंट्रेशन है वो चेंज ना हो, इसका कंसंट्रेशन चेंज ना रहे, मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन ये अपना कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो H2O है इसके मोल को मैं इतना ज्यादा कर दूंगा कि इसके सामने ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसके मोल को लेटर सपोज 10 मान लिया, 10 मोल मान लिया, तो जब ये रिएक्शन इनिशिएट करेगी, रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे किसी टाइम पे, मतलब जब रिएक्शन हो रही होगी, तो ये अपना 0.1 मोल होगा, ये इसका कितना मोल रह जाएगा, 0 पॉइंट इससे रिएक्ट कर जाएगा तो कितना रह जाएगा, 9.9 मोल, 99 मोल, ठीक है ना, नहीं 9.9 मोल रह जाएगा ना, 0.1 गया 10 में, तो कितना बचा, 9.9 मोल, 9.9 मोल रह गया, ठीक है बेटा। और ये कितना बना, 0.1 मोल, और ये कितना बचा है, 0.1 मोल। अब एक बात बताओ, ये 9.9 मोल बहुत एक्सेस क्वांटिटी में है। अब इसने क्या किया, अपने आप को 0.1 मोल इसको देके 0.1 मोल ये बना लिया। अब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन किसकी तरह काम करेगी, फर्स्ट ऑर्डर की तरह काम करेगी। तो इसी रिएक्शन को हम बोलेंगे सूडो, बहुत बड़े, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों बोला, इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसलिए बोला क्योंकि ये रियल में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन थी, हमने इसको फर्स्ट ऑर्डर बनाया किस कंडीशन पे, जब हमने इसको क्या कर दिया, एक्सिस क्वांटिटी में ले लिया। क्या कर लिया मैंने इसको, एक्सिस क्वांटिटी में ले लिया। समझ में आ गया बेटा, बोलो, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। अब इसका मैं रेट लिखना चाहता हूं बेटा, आई वॉन्ट टू राइट द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। जब मैं इसका रेट लिखूंगा बेटा, तो रेट क्या हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ, सिर्फ इसका कंसंट्रेशन यूज होगा, क्या होगा, CH3COOC2H5। कोई दिक्कत बेटा, बताओ। अब ये सिर्फ इसके कंसंट्रेशन की पावर 1 पे डिपेंड करेगा। एनी प्रॉब्लम बेटा, समझ में आ गया। तो ये एक एग्जाम्पल होता है इथाइल एसीटेट का। जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो वो एग्जाम्पल किसका होता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होता है, जबकि वो रियल लाइफ में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की तरह काम करती है। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें जो रिएक्टेंट है, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो जो वाटर है, वाटर को हम एक्सेस क्वांटिटी में रखेंगे और उसका कंसंट्रेशन चेंज ना रहे, थ्रू आउट द रिएक्शन उसका कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट रहे, ठीक है। बता दो बेटा। अब एक एग्जांपल तो ये हो गया। अब दूसरा एग्जांपल बेटा इसका जो मैं बता रहा हूं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। क्या हो गया बेटा, केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ठीक है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। अब ये बताओ केन शुगर किसको बोलते हैं हम, C12H22O11, ठीक है। अब मुझे इसका इन्वर्जन करना है, ठीक है, तो ये क्या दे देगा, एक प्रोडक्ट तो आपको ग्लूकोज दे देगा, C6H12O6 दे देगा, दूसरा क्या दे देगा, फ्रक्टोज दे देगा, ठीक है बेटा। ये क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, और ये क्या हो गया, फ्रक्टोज हो गया। दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं, बस दोनों का क्या है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग रहता है। एक में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एक में कीटोनिक ग्रुप होगा, ठीक है। तो इसमें ये भी किसका एग्जाम्पल होता है, ये भी किसका एग्जाम्पल होता है, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। तो मैंने आपको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के दो एग्जाम्पल बता दे, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर और दूसरा हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, ठीक है बेटा। अब मुझे इसका रेट लिखना है, तो बेटा जब मैं इसका रेट लिखूंगा तो K टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ये हो जाएगा। समझ में आ गया, बोलो बेटा, कोई दिक्कत। तो मैं आपको पूरा वाइंड अप कर देता हूं। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर वो रिएक्शन अंडर
सर्टेन कंडीशन फर्स्ट ऑर्डर बिहेव करे, ठीक है। और वो कंडीशन क्या होती है, H2O का कंसंट्रेशन क्या रहना चाहिए, थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब ये बहुत एक्सेस मात्रा में होना चाहिए, क्वांटिटी में होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस और दूसरा इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलो अब लिख लो इसको। अब बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे हम इसमें ये देखेंगे कि टेम्परेचर का डिपेंडेंस ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डिपेंडेंस ऑफ क्या, डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है बेटा, डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन पे मेरा टेम्परेचर का क्या डिपेंडेंस रहेगा। तो जनरली क्या होता है, जनरली हमें ये देखने को मिलता है जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं बेटा, टेम्परेचर को राइज करते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है। ये आपको फिजिकल लाइफ में देखने को मिलेगा। जैसे मैंने बताया था आपको, जैसे दूध से दही जमा नहीं है तो गर्म दही में हम दही लगा देते हैं तो वो जल्दी बन जाता है। गर्मियों में दही हमको अच्छे से बनता है, ठीक है। ठंडों में, जाड़ों में जो होता है दही जो होता है आपका समय लेता है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर कम होता है। तो कोई भी रिएक्शन को अगर आपको कराना है, उसका रेट बढ़ाना है तो टेम्परेचर को बढ़ाना होगा। ये जनरली देखने को मिलता है ऐसा, ठीक है, हमेशा नहीं है ऐसा होगा पर जनरली होगा ऐसा, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, N2O5 मैंने बताया था, इसका डिकम्पोजिशन कराते हैं तो क्या बनता है, NO2 प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन बनता है। ये क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, बताया था कल मैंने आपको पढ़ाया था, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। अब मुझे इसका डिकम्पोजिशन करा रहा हूँ बेटा, क्या करा रहा हूँ मैं, डिकम्पोजिशन, क्या करा रहा हूँ बेटा, डिकम्पोजिशन करा रहा हूँ, समझ में आया। अब ये बताओ, अगर मैं इसका 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैं इसका मान लीजिए डिकम्पोजिशन कराया, ये 12 मिनट ले रहा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 12 मिनट ले रहा है। अगर जैसे ही मैं इसका टेम्परेचर कम करूंगा तो इसका टाइम जो है बढ़ के 5 आवर आ जाएगा, ठीक है। और मैंने अगर इसको 0 डिग्री पे यही डिकम्पोजिशन कराया है तो ये 10 दिन निकल के आया। तो मैंने यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ इधर क्या हो रहा है बेटा, टेम्परेचर राइज कर रहा है, तो टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और टाइम कम होने का मतलब क्या, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। टाइम कम होने का मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। बताओ, इसका मतलब आपका जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा बेटा, वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा। ये आपको मैंने एग्जांपल से समझा दिया नाइट्रोजन के, N2O5 के, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा आपने पढ़ा होगा पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ठीक है ना, KMnO4 K2MnO4, ठीक है, कोई दिक्कत। अब एक और पढ़ा होगा C2 ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, क्या बेटा, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, H2C4O4 है ना, H2 ऑक्सैलिक कितना होता है, H2C2O4, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। तो आप ये देखा होगा आपने, ये जो कंपाउंड्स होते हैं या ये जो कंपाउंड होते हैं ये कैसे कलर के होते हैं, ये कलरफुल होते हैं, है ना। तो आप क्या करेंगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है बेटा, तो ये रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन होने के साथ साथ क्या करेंगे, अपने आप को डीकलराइज करेंगे, क्या करेंगे, डीकलराइज्ड करेंगे, समझ में आ गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इनका जो कलर होगा वो क्या होगा, शेड होने लगता है। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, रेट ऑफ रिएक्शन होगी तो अपने आप को जल्दी जल्दी कंज्यूम करेंगे तो डीकलराइज्ड होंगे ये समझ में आ गया। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बता दिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये KMnO4 होता है, ठीक है बेटा, ये KMnO4, K2 नहीं होता वो, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, अब हम आगे क्या पढ़ते हैं, आगे हम जो पढ़ेंगे वो हम ये देखेंगे कि ठीक है सर आपने बताया टेम्परेचर बढ़ाने पे, क्या बताया सर आपने, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। सर अगर आपने बोला है भाई टेम्परेचर जब हम बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन भी
इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। जब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज कर रहा है, बता दो। रेट कांस्टेंट इंक्रीज कर रहा है, तो ये जनरली देखा गया, एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया जनरली, ठीक है, हमेशा नहीं, कि अगर हमने 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज किया, अगर डेल्टा टी जो है अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज कर रहा हूं तो जो के है वो पहले से क्या हो गया, डबल हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। ये जनरली ट्रेंड को देखा गया हमने। अब इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने वाला एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अर्हेनियस। क्या नाम था? अर्हेनियस। तो अर्हेनियस ने हमको एक इक्वेशन दी जिसका नाम था अर्हेनियस इक्वेशन। अब अर्हेनियस ने क्या बोला? अर्हेनियस ने बोला कि जो रेट कांस्टेंट होता है, क्या होता है? रेट कांस्टेंट के। क्या बेटा? रेट कांस्टेंट के। तो जो के होता है वो के जो होता है वो a इंटू ई टू दी पावर माइनस ई अपॉन आर टी होता है, ठीक है। मतलब उसने एक रिलेशन डेवलप करके दिया, जो रेट कांस्टेंट होगा वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, एक्सपोनेंट की पावर 1 अपॉन टी के प्रोपोर्शनल होगा। ये अर्हेनियस ने बोला। अब के क्या हो गया यहाँ पे? के बेटा क्या हो गया? के मैंने आपको बता दी, के रेट कांस्टेंट, ए होता है अर्हेनियस कांस्टेंट या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो ए को क्या बोलते हैं? अर्हेनियस कांस्टेंट या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या कांस्टेंट, या एक और नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर। क्या नाम देते हैं? फ्रीक्वेंसी फैक्टर। कोई दिक्कत बेटा? तो ए हो गया, ई एक्सपोनेंट हो गया, ई ए। अब ये ए क्या है सर? ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? इसकी यूनिट होती है जूल पर मोल। आर हम जानते हैं, आर होता है गैस कांस्टेंट, ठीक है बेटा। और टी क्या होता है? टेम्परेचर इन केल्विन। कोई दिक्कत बेटा? इतना समझ में आ गया? तो सर हमने यहां से ये समझ लिया कि जो अर्हेनियस ने इक्वेशन दी वो क्या थी? के ए इंटू ई टू दी पावर माइनस ई अपॉन आर टी। एनी प्रॉब्लम बेटा? बता दो। नहीं? पक्का? चलिए अब मैं आगे की बात बताता हूं। इसमें आगे उसने ये बोला हमसे कि ठीक है साहब, अब ये एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है, ठीक है ना। अब इस एक्टिवेशन एनर्जी को हमको समझना पड़ेगा। अब मैं जैसे एग्जाम्पल से आपको लेके समझा देता हूँ। एग्जाम्पल ये है, जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड है H2I2, मान लीजिए हाइड्रोजन की आयोडीन से मैं रिएक्शन करा रहा हूँ, तो ये फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? 2HI बनेगा, ये हम जानते हैं। तो क्या होता है, ये रिएक्शन कैसे हो रही होती है वो समझना। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इसके बीच में एक बॉन्ड होता है, ये आयोडीन है, इसके बीच में एक बॉन्ड होगा, ठीक है ना। अब क्या होगा बेटा, ये बॉन्ड क्या होगा? धीरे धीरे टूटेगा, ये ब्रेक होगा। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये क्या होगा? धीरे धीरे बन रहा होगा बेटा। और जब ये पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगा तो ये फाइनल क्या बना देगा? 2HI बना देगा। HI के 2 मॉलिक्यूल बना देगा, एक ऊपर से और एक नीचे से। अब इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इंटरमीडिएट। अब ये बेटा इंटरमीडिएट क्या होता है? अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल। इसको क्या चाहिए होती है? स्टेबिलिटी। तो ये टूटने के बाद क्या बना देता है? लास्ट में स्टेबल कंपाउंड बना देता है HI। समझ में आ गया? तो ये जो इंटरमीडिएट है बेटा, ठीक है ना, ये क्या होता है? इसी को हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको? ये क्या होता है बेटा? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एनी प्रॉब्लम? तो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है कि आपको रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो आपस में रिएक्ट करना शुरू हो जाएं और क्या बनाना शुरू कर दें? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू कर दें। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। समझ में आ गया? अब इसको मैं ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूं बेटा। इसको ग्राफ से ये है, मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी ले लेता हूं, ठीक है, और यहां पे मान लीजिए रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हैं। ये क्या है? कोऑर्डिनेट्स। कोई दिक्कत? अब मैंने ये देखा यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये आयोडीन है, ठीक है बेटा, ये आपस में रिएक्शन करेंगे। अब ये रिएक्ट नहीं कर रहे, तो मैंने क्या किया? इसको कुछ एनर्जी दिया। अब इसने एनर्जी दे दिया, देने के बाद क्या बना दिया? यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बना दिया। इसको बोलेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स।
ठीक है। उसके बाद इसने क्या बना दिया, फाइनल प्रोडक्ट HI बना दिया, कोई दिक्कत। तो बेटा ये जो एनर्जी होती है ये, इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ठीक है। अब ये जो एनर्जी का डिफरेंस होता है इसको डेल्टा H बोलेंगे, ठीक है। अब बेटा ये H हाइड्रोजन और आयोडीन है, ये क्या है 2HI है, हाइड्रोजन आयोडाइड है। अब ये नीचे रहेगा या ये ऊपर रहेगा, ये डिपेंड करता है इनका नेचर क्या है, क्या है इनका नेचर क्या है। तो इनके नेचर पे ये डिपेंड करता है कि ये ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा। समझ में आ गई बात बेटा। तो एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी प्रोडक्ट को दी जाए, वो रिएक्टेंट को दी जाए, और रिएक्टेंट को देने के बाद वो क्या बना दे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना दे। और जब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये क्या होता है बेटा, इंटरमीडिएट होता है, और ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। जब ये अनस्टेबल होगा तो क्या होगा, अपने आप को तोड़ेगा, तोड़ने के बाद ये फाइनल स्टेबल प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया बेटा। देख लो, ये मैंने आपको ग्राफ समझा दिया, मैंने अरेनियस इक्वेशन समझा दी, मैंने आपको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कंपाउंड के बारे में बता दिया, फाइनल प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बता दिया, ठीक है। चलो इसको लिख लो। अब बेटा हम एक ग्राफ समझते हैं, ठीक है, एक कर्व को समझते हैं। अब क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया था, जब दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। अब क्या होता है, जब भी कोई रिएक्शन होती है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास अपनी काइनेटिक एनर्जी सारे मॉलिक्यूल्स के पास अलग अलग होती है, ठीक है। अब मेजॉरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके पास क्या होती है, एक सेम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है ना, समझ में आ गया। उस सेम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो ज्यादातर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास होती है, उस काइनेटिक एनर्जी को वो नाम देते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। अब इसी का उसने क्या किया, एक साइंटिस्ट थे बोल्ट्जमैन ने इसका एक ग्राफ ड्रॉ करके दिखाया हमको। क्या, एक ग्राफ ड्रॉ करके दिखाया। उसमें उन्होंने क्या किया, वाई एक्सिस पर, समझना बेटा, वाई एक्सिस पे उन्होंने क्या लिया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लिया, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लिया, जिसको हम बोलते हैं NE/NT। ई का मतलब हुआ बेटा वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, ई है, ठीक है, और NT हो गया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये एक फ्रैक्शन हो गया। और यहां पे उसने क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी। क्या बोला बेटा, काइनेटिक एनर्जी। तो उन्होंने ये देखा कि जो ग्राफ उन्होंने ड्रॉ किया, तो उन्होंने ये देखा कि जो कर्व था वो बेटा कुछ इस तरीके से कर्व निकल के आया। समझ में आ गया, कर्व कैसे, कुछ इस तरीके से निकल के आया। उन्होंने देखा जो NE/NT की जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो क्या थी, ये थी, ठीक है बेटा, ये वैल्यू हो गई NE/NT की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना, मैक्सिमम फ्रैक्शन। इसके करस्पॉन्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी थी उसको उसने नाम दिया मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत बेटा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, मोस्ट प्रोबेबल हो गई, ठीक है। अब ये वो काइनेटिक एनर्जी है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होगी ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। अब उसी में उन्होंने एक वेरिएशन को भी देखा। उन्होंने कहा कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं, ठीक है, मैंने अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, लेट अस सपोज ये किसी टेम्परेचर T पर था, ठीक है बेटा, अगर मैंने टेम्परेचर को 10 डिग्री इंक्रीज कर दिया तो ये जो ग्राफ होगा वो कहाँ शिफ्ट होगा, ये ब्रॉडर बनने लगता है। क्या, ये थोड़ा ब्रॉडर बनने लगता है। इस तरीके से ये ग्राफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा बेटा। समझ में आ गया। अब जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो गई, बढ़ के काइनेटिक एनर्जी T+10 पे क्या हो गई, ये हो गई। और ये कहाँ थी, काइनेटिक एनर्जी एट कहाँ पे थी, T टेम्परेचर पे थी। तो उसने बोला जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया वैसे ही टेम्परेचर बढ़ाने पर 10 डिग्री अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसकी मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर गई। कहाँ से, यहाँ से इंक्रीज करके कहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई। समझ में आ गया, ठीक। अब उसने ये चीज़ हमको समझा दी और उसने बोला जो हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ क्या, जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो कितना बढ़ गए, मेरे पास इतना बढ़ गए, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना बढ़ गए, इतना बढ़ गए मेरे पास, सही है ना। तो ये जो एरिया, एक्स्ट्रा एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट कर रहा है जो मेरे पास इंक्रीज करके, मतलब उसको एक्टिवेशन एनर्जी
ने उसको क्या कर दिया, इंक्रीज करा दिया। समझ में आ गया बेटा, ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो ये जो ग्राफ था ये किसने दिया था, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कर्व, बोल्ट्जमैन्स कर्व। कोई दिक्कत बेटा, इतना क्लियर हो गया। तो ये किसके लिए है, ये T+10 डिग्री टेम्परेचर के लिए है। समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत, बता दो। अब हम आगे की बात करते हैं। आगे की बात बेटा ये है, अब मैं इसको मिटा दो, चलिए अब आगे हम क्या करते हैं, थोड़ा एनालिसिस करते हैं अरहेनियस इक्वेशन का। किसका, अरहेनियस इक्वेशन का। तो बेटा अभी मैंने आपको पढ़ाया था जो अरहेनियस इक्वेशन थी सर, आपने मुझको अरहेनियस इक्वेशन में, आपने जो इक्वेशन पढ़ाई थी अरहेनियस इक्वेशन सर, अरहेनियस इक्वेशन में आपने मुझे एक रिलेशन बताया था। वो रिलेशन ये था k = a e⁻⁻RT, ये था सर, यही तो आपने मुझे बताया था सर। जब मैंने दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लिया, तो ये ln a प्लस ये ln e क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये बन गया -EA/RT। एनी प्रॉब्लम। अब मुझे ग्राफ को प्लॉट करना है, क्या, ln k वर्सेस मुझे 1/t का ग्राफ प्लॉट करना है। आई हैव टू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन नेचुरल लॉग ऑफ k वर्सेस 1/t। एनी प्रॉब्लम बेटा। तो जब मैंने उसका ग्राफ प्लॉट किया बेटा, इस एक्सिस पे क्या आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ k, और इस एक्सिस पे क्या हो गया, 1/t, ठीक है। तो मैंने जब इस इक्वेशन को कंपेयर किया, ln k वाली इक्वेशन को जब मैंने कंपेयर किया, तो ln k बराबर क्या है, -EA/R इंटू 1/t प्लस ln a। बता दो बेटा। तो ये क्या हो गया y, ये क्या हो गया m, ये क्या हो गया x, और ये क्या हो गया c। तो बेटा c क्या बन गया, ये, m क्या बन गया बेटा, ये, ठीक है, बता दो। और x पे ये है, y पर क्या है, ये है। कोई दिक्कत बेटा। तो इसका मतलब जो c क्या है, इंटरसेप्ट ln a है। तो ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, कहीं यहाँ से शुरू होगा। तो ये इंटरसेप्ट क्या होगा, ln a होगा। क्या होगा, ln a। और ये क्या है, नेगेटिव, स्लोप क्या है बेटा इसका, नेगेटिव। तो ग्राफ क्या जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। कोई दिक्कत। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस थीटा की, तो ये tan थीटा जो हो गया वो क्या हो गया, EA/R हो गया। एनी प्रॉब्लम बेटा। तो अरहेनियस इक्वेशन को जब मैं लॉगरिथमिक वेरिएशन में ले आऊंगा तो क्या होगा, ln k वर्सेस 1/t का जो ग्राफ आएगा वो लीनियर डिक्रीमेंट आएगा। कोई दिक्कत बेटा, बता दो, ठीक है। अब इसी को मैं क्या करता हूं, इसी इक्वेशन को मैं, समझना बेटा, ये जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को मैं 2 टेम्परेचर के लिए लगाता हूं, ठीक है। तो जब मैंने पहले टेम्परेचर के लिए लगाया तो उसका रेट कांस्टेंट क्या आता है, ln k इंटू ln a प्लस EA/RT1, माइनस है, बोलो बेटा। ये क्या हो गया, ln k2 बराबर ln a माइनस EA/RT2, ठीक है। अब दोनों को मैं माइनस कर दिया, ln, दूसरी इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन है। तो दूसरी इक्वेशन में से मैंने पहली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये बन गया ln k2 माइनस ln k1 इक्वल्स टू, तो EA/RT2 माइनस EA/RT1, माइनस माइनस प्लस हो गया। क्लियर। बाकी ln a से ln a कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ln a माइनस b क्या होता है, k2/k1 इक्वल्स टू EA कॉमन ले लिया अपॉन R, 1/t1 माइनस 1/t2। कोई दिक्कत। जब मैं इस इक्वेशन को लॉग में ले जाऊंगा तो यहाँ 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ आके क्या आ जाएगा, डिवाइड करेगा। तो अगर मैं इसको बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया तो ये बन गया EA/2.303R अपॉन 1 माइनस t1 माइनस 1/t2। दिस इज द फाइनल इक्वेशन जो हमारे पास यूज होती है। तो इस इक्वेशन की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर आपको 2 अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट दे रखे हैं तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन से क्या निकाल सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत बेटा, बता दो, ठीक है, बोलो। चलो अभी आप इसको लिख लो, फिर मैं न्यूमेरिकल कराता हूं।
अब बेटा हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है, उसने क्वेश्चन बोला है कि आपको K1 की वैल्यू दे रखी है कितना, 0.02 सेकेंड इनवर्स, ठीक है बेटा। अब ये जो दे रखी है किसी टेम्परेचर पे दे रखी है, एट टेम्परेचर 500 केल्विन, ठीक है। अब उसने बोला है कि K2 जो है 0.07 सेकेंड इनवर्स है, एट टेम्परेचर कितना हो गया 700 केल्विन। तो ये टेम्परेचर 1 हो गया, टेम्परेचर 2 हो गया, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट भी बढ़ गया। तो उसने हमसे बोला है कि भाई मुझको एक्टिवेशन एनर्जी एंड ए की वैल्यू बता दो, अरहेनियस कांस्टेंट की वैल्यू बता दो, ये पूछा है। अब ये बताओ सेकंड इनवर्स का मतलब क्या हुआ। सेकंड इनवर्स का मतलब हुआ ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यूनिट से ही पता चल रहा है। तो मैंने अभी आपको एक चीज पढ़ाई थी, एक फॉर्मूला पढ़ाया था ln, ठीक है, ये log K2 बाई K1 अपॉन EA अपॉन 2.303 R, ठीक है बेटा, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ठीक है। अब ये बताओ log K की वैल्यू कितनी है 0.07 अपॉन 0.02 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 इंटू R। R की वैल्यू कितनी यूज होगी 8.314, ठीक है। गैस कांस्टेंट इतना होता है इंटू 1/T1, टेम्परेचर कितना है 500 माइनस 1/700। अब एक बार बताओ यहाँ से EA सॉल्व हो जाएगा, इसको काट कूट के EA आ जाएगा। जब EA निकल आया आपका पास, यहाँ से EA निकल आया, तो हम जानते हैं अरहेनियस की वैल्यू क्या होती है, अरहेनियस इक्वेशन ये होती है। तो जब आपके पास EA आ गया, RT पता है आपको, तो K भी पता है आपको, तो अगर K निकालने के लिए तो K1 इक्वल्स टू AE माइनस EA अपॉन R इंटू T1 लगा दो, समझ में आ गया। तो आपको K1 पता है, EA पता है, इसकी वैल्यू पता है, E की पावर कर देंगे तो यहाँ से A की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। बस थोड़ा कैलकुलेशन है, इसको कैलकुलेटर की मदद से होगा भाई, इसमें कैलकुलेशन जो होगी कैलकुलेटर की मदद से होगी, नॉर्मल कैलकुलेशन करना मुश्किल है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, समझ में आ रहा है। तो सिंपल मैंने आपको एक इक्वेशन बता दी, अरहेनियस इक्वेशन लगनी है, ये लॉग फॉर्म में है और ये आपकी नॉर्मल एक्सपोनेंट फॉर्म में, दोनों की मदद से आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, समझ में आ गया। चलिए आज इतना ही पढ़ाएंगे, बाकी कल करते हैं, ठीक है। चलो थैंक यू।